हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है रेसिप्रोकल वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, 2D के बाद 3D की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या होता है ऑक्टेंट, पॉइंट को देखकर कैसे पता लगाए कि उसका पोजीशन यानी लोकेशन क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, और आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें दो लॉ पढ़ना पड़ेगा, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। एक तीसरा भी नियम होगा जो रामबाण होगा, जिसमें ट्राइंगल लॉ लगे या नहीं लगे, पैरेललोग्राम लगे या ना लगे, लेकिन रामबाण नियम जरूर लगेगा। इसलिए वीडियो में बने रहिए क्योंकि आपको बहुत चीज नया सीखने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो को जरूरतमंद स्टूडेंटों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जितना शेयर कीजिएगा अगला आदमी को लगेगा कि आप उतना उसका केयर कर रहे हैं, उसका ध्यान ख्याल रख रहे हैं। इसलिए इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। जब दोनों आदमी का फायदा है तो इस वीडियो को शेयर किया जाए। रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर विथ व्युत्क्रम सदिश, तो एक सदिश जिसकी दिशा दिए गए सदिश वेक्टर ए के दिशा के समान हो, किंतु परिमाण दिए गए सदिश के परिमाण के व्युत्क्रम के बराबर हो, वेक्टर ए का व्युत्क्रम सदिश कहलाता है। यानी कि यदि कोई एक सदिश है जिसकी दिशा जो है दिए गए सदिश की क्या है, सेम है, बराबर दिशा है, तब उसका परिमाण जो होगा, व्युत्क्रम सदिश का परिमाण जो होगा दिए गए सदिश के परिमाण के व्युत्क्रम के बराबर होगा। यानी कि व्युत्क्रम सदिश को किससे सूचित करते हैं, a⁻⁻1 वेक्टर से सूचित किया जाता है। किसको, रेसिप्रोकल वेक्टर को, व्युत्क्रम सदिश को। अब व्युत्क्रम सदिश का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a⁻⁻1 ऑफ वेक्टर a बराबर क्या होगा, 1/a, यानी दिए हुए सदिश का क्या होगा, 1/ उसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, अगला परिभाषा देखते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर का। देखिए, लोकलाइज्ड वेक्टर स्थानीयकृत सदिश हिंदी में बोलते हैं। क्या होता है, एक सदिश जो किसी दिए गए सदिश के समांतर खींचा गया हो तथा त्रिविम, यानी कि त्रिविम का इंग्लिश होता है स्पेस, में एक विशिष्ट बिंदु से गुजरता हो, उसे स्थानीयकृत सदिश कहते हैं। तो इसका परिभाषा समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके आगे में कि 2D के बाद 3D की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहां पर चलिए देखते हैं, आपको 11th में एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है, 12वां चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D। तो वहां पर आपको ये बताया जाता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सामने खड़ा है इमेज, ये जो खड़ा है आपके वीडियो के सामने, तो मेरे पीछे जो गैप है, ये कितना गैप है बोर्ड के या मेरे बीच में, ये आपको पता नहीं चलता है। यानी 2D में बन रहा है इमेज, यानी 2D में जो होता है आपके बीच का गैप कितना है, या किसी भी चीज का मोटाई, गहराई, ऊंचाई, ये नहीं बतला पाता है 2D। तो इसी सब को जानने के लिए, मोटाई, ऊंचाई, गहराई, गैप कितना है, इस सब को जानने के लिए 3D की आवश्यकता पड़ी। और 3D में सब जाना जा सकता है, संभव है, इसलिए 3D को पढ़ना आवश्यकता होता है। अब यहाँ पर यह भी जानेंगे कि ऑक्टेंट क्या होता है। तो ऑक्टेंट के विषय में भी जानते हैं। आप 10th में पढ़ चुके हैं क्वाड्रेंट सिस्टम, चतुर्थांश पढ़े हैं। तो चतुर्थांश में क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ये x अक्ष होता है, ये x डैश होता है, और ये y होता है, और ये y डैश होता है। इधर इस x पर क्या होता है, डायरेक्शन में प्लस होता है, इधर होता है माइनस, इस y में क्या होता है प्लस, इस y डैश की इधर क्या होता है माइनस होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। आपको पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है, तो आपको जानते हैं इसका साइन क्या होता है, प्लस कॉमा प्लस, यानी कि लेना कैसे, x कॉमा y, यानी पहले x अक्ष का साइन लेंगे, उसके बाद y अक्ष का साइन लेंगे। तो पहले x अक्ष का साइन क्या है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, उसके बाद y अक्ष का, तो y अक्ष का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस। दूसरा कोऑर्डिनेट में देखते हैं, x अक्ष का यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, कॉमा, y अक्ष का देखते हैं तब प्लस, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, माइनस कॉमा प्लस। थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं और देखते हैं
कि यहाँ पर x क्या है, निगेटिव है, और y भी क्या है, निगेटिव है, तो y भी निगेटिव है, यानी सर थर्ड कोऑर्डिनेट का साइन बनेगा माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखते हैं x का साइन क्या है, प्लस, और y का साइन क्या है, माइनस, यानी प्लस कॉमा माइनस। तो ये साइन आप पढ़ चुके हैं, और इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश क्यों बोलते हैं, इसमें 4 स्थान बनता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। कि 4 स्थान बनता है, 1 2 3 4, चारों का क्या है, भिन्न भिन्न गुण है, सबका अपना अपना गुण है, प्रॉपर्टी है, इसलिए चतुर्थांश क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब इसी के सहायता से, ये 2D में है, ये कौन सा डी में है, 2D यानी 2 डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई। अब 3D पढ़ेंगे तो इसी के सापेक्ष हम करके पढ़ेंगे, तुलना करके सीख लेंगे। 3D में क्या होता है, ये जो होता है x अक्ष, ये होता है y, और ये होता है z। आप किसी को मान सकते हैं, यहाँ पर आप y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, यानी जो ये नामाकरण है आप अपने मन के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये x है, ये y है, और z मान ले। यहाँ पर ये जो है मूल बिंदु है, ये 3D में है तो 3 अक्ष है, तो तीनों का यहाँ पर मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0,0 हो जाएगा। अब ये x जो है पॉजिटिव डायरेक्शन वाला, इसका निगेटिव डायरेक्शन वाला भी इधर होगा, YH का भी निगेटिव डायरेक्शन वाला नीचे होगा, और ZH का भी डायरेक्शन निगेटिव वाला नीचे होगा, और YH का भी क्या होगा, इधर जाएगा। तो आप जानते हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ ले रहे हैं पॉजिटिव वाला। और जब भी 3D आता है, तो जब 3 प्लेन एक दूसरे को मिलती है तो एक दूसरे को 8 भागों में बांटती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्टेंट। यानी कि जब 3D में कितना घर बना है, जैसे 2D में कितना घर बना है, 4 घर, उसी प्रकार 3D जब बनता है तो कितना घर बनाता है, 8 घर, जिसके कारण इसको बोलते हैं ऑक्टेंट, बोलते हैं अष्टांश। इसको डीप में पढ़ना पड़ता है, बहुत ही आराम से पढ़िएगा, तो 11th में पढ़ना पड़ेगा आपको बहुत ही अच्छा से, और इससे आसान भाषा में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए अगर वहां पढ़िएगा तो। लेकिन यहाँ पर आपको क्या किया जाता है, उसका रिव्यू किया जाता है, यानी थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए क्या होता है। यानी कि आप जाने कि 3 प्लेन जब एक दूसरे को मिलते 90 डिग्री पर, क्या कितना भागों का कितना घर बनेगा, 8 घर बनेगा, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट बोलते हैं, अष्टांश बोलते हैं। 8 घर बनेगा, 8 घर बनेगा तो 8 घर का क्या होगा, अपना अपना पहचान होगा, अपना अपना प्रॉपर्टी होगा। जैसे यहाँ पर सबका अपना अपना पहचान है, अगर बोलेगा कोई प्लस कॉमा प्लस कौन सा कॉर्नेट, तो बोलेगा फर्स्ट कॉर्नेट। उसी प्रकार से अगर यहाँ 3D में बोला जाए साइन, तो हम कैसे जानेंगे कौन सा घर, 8 घर बन रहा तो 8 घर में कैसे जानेंगे कि कौन सा घर में है। तो इसको जानने के लिए एक सिंपल तरीका है, 8 घर का साइन पढ़ लेते हैं कि उसका चिन्ह क्या होता है। तो इसका लिखने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप क्या कर लीजिए, यहां पर लिख लीजिए फर्स्ट घर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8th लिख लिए। अब यहां पर कुछ नहीं करना है, 2D में आइए। 2D में देखिए यहां पर जो साइन है ना वो लिखते चलिए। पहला में क्या है, प्लस प्लस, फिर क्या है दूसरा कोऑर्डिनेट का माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा कोऑर्डिनेट का साइन है प्लस माइनस। फिर दोहराइए जब तक ये पूरा खत्म हो जाए। फिर कहां चलेंगे, प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, उसके बाद चौथा कोऑर्डिनेट का क्या है, प्लस माइनस। तो देखिए ये जो 3 अक्ष है, तो 3 में पॉजिटिव होगा, 3 में 4 में पॉजिटिव होगा, और 4 में क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी 4 में चलिए पॉजिटिव कर लेते हैं, तो प्लस 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 प्लस, उसके बाद 4 में क्या कर लीजिए, निगेटिव कर लीजिए, माइनस 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 माइनस। अब देखिए 8 घर का यहाँ पर साइन बन चुका, यहाँ पर मान लेते हैं ये x है, ये y है और ये z है, ये ऑक्टेंट है। यानी x का साइन प्लस, y का साइन प्लस, फर्स्ट कॉर्डिनेट, z का साइन प्लस, तो कौन सा कॉर्डिनेट, फर्स्ट कॉर्डिनेट। x का साइन माइनस, y का साइन प्लस, z का साइन प्लस, तो कौन सा कॉर्डिनेट, सेकेंड कॉर्डिनेट। ठीक है, x का मान माइनस, y का मान माइनस में है और z का मान प्लस में है, तो कौन सा कॉर्डिनेट, थर्ड कॉर्डिनेट। देखिए जानेंगे कैसे, आपको हमेशा 2D पर ही काम करना है। यानी जैसे कि आपको जानना है कि कौन सा कॉर्डिनेट है, तो पहले इसको देखिए,
इसको देख लिए तो क्या क्या बता रहा है, प्लस प्लस यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। अब यहां पर देखिए प्लस है तो कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा डायरेक्ट। अगर यहां पर माइनस प्लस है तो कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। यहां पर प्लस है तो कुछ नहीं जोड़ना नहीं घटाना है, यानी कि डायरेक्ट सेकंड कोऑर्डिनेट। अगर यहां पर देखिए माइनस माइनस क्या है, कौन सा कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट। लेकिन यहां पर ये माइनस माइनस, यहां भी माइनस, यानी कि जो रिपीटेशन हुआ है ये 4 के बाद हुआ, यानी माइनस माइनस ये तीसरा कोऑर्डिनेट। और ये इसके कारण जिसमें भी माइनस है, जेड अक्ष माइनस हो उसमें आप 4 जोड़ दीजिए। कितना जोड़िएगा, 4 जोड़िएगा। तो ये तीसरा कोऑर्डिनेट है और माइनस के कारण कितना जोड़ेंगे, 4, यानी 4 दिन आ गया 7, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा 7 कोऑर्डिनेट बनेगा। आपको याद नहीं करना है, लिखने का तरीका बताते हैं, क्वेश्चन देख के कैसे बता देंगे कौन सा कोऑर्डिनेट है। जैसे यहां पर देखिए ये प्लस प्लस है तो प्लस प्लस कौन सा आता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अगर माइनस है जेड तो 4 जोड़ेंगे, नहीं है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे। जेड माइनस में है तो 4 जोड़ेंगे, तो एक पहले से 1 हो गया, प्लस प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1, और ये माइनस होने के कारण जेड कितना जोड़ेंगे, 4, तो कितना जाएगा 5, यानी कि 5वां कोऑर्डिनेट। देखिए 5वां कोऑर्डिनेट में है ना। उसी प्रकार देखिए प्लस माइनस कौन सा कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। प्लस माइनस कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब माइनस जेड है तो माइनस में जेड है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4 + 4 8, यानी कि 8वां कोऑर्डिनेट में 8वां कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। इस तरह जैसे कि आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि -2, 1, 1 कौन सा कोऑर्डिनेट में है, तो आप क्या बताइएगा। देखिए पहले आप क्या कीजिए, इसको जेड को भूल जाइए, पहले इस दोनों को देखिए। माइनस प्लस एक्स के जगह पर देखिए ये एक्स होता है, ये वाई होता है और ये जेड होता है। एक्स का साइन क्या है, माइनस में, वाई का साइन क्या है, प्लस में। तो आप देखिए माइनस प्लस कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट होता है। प्लस करेंगे अगर जेड माइनस में हो, 4 जोड़ेंगे अगर जेड माइनस में हो, और जेड प्लस में हो तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, यानी 0 जोड़ेंगे। तो कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट, यानी कि जो कोऑर्डिनेट है -2, 1, 1 ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। ये ऑक्टेन के सेकेंड घर, 8 घर में से कौन सा घर में जाएगा, सेकेंड घर में। यहां देखिए सेकेंड घर का साइन यही होता है क्या, माइनस प्लस प्लस, सही है। अब बताइए अगला क्वेश्चन में कि 3, -3 कौन सा ऑक्टेंट में जाएगा। आप यहां देख के बताइए कौन सा ऑक्टेंट में जाएगा। ये देखिए यहां पर एक्स का साइन क्या है, प्लस है, वाई का माइनस है। तो पहले दोनों को देखेंगे, तो प्लस माइनस कौन सा कोऑर्डिनेट, 2D में चौथा, प्लस माइनस 2D में कौन सा कोऑर्डिनेट, चौथा कोऑर्डिनेट। जेड माइनस में है तो कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ देंगे। तो 4 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, टोटल 8 आएगा। यानी ये जो पूरे है 3, -3, ये 8 कोऑर्डिनेट में जाएगा, 8वां कोऑर्डिनेट में जाएगा। ठीक है, 8वां घर में चला जाएगा। एक क्वेश्चन और बताइए आप, जैसे कि 7, -2 और 5 है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट में है। आप देखिए यहां पर बताइए कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो देखिए पहले एक्स का साइन क्या है, प्लस, वाई का साइन माइनस। तो प्लस माइनस कौन सा कोऑर्डिनेट 2D में, दूसरा, प्लस। जेड क्या है, प्लस में तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, यानी कि कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट। प्लस माइनस चौथा होता है, प्लस माइनस यहां पर चौथा का होता है, सॉरी, प्लस माइनस क्या होता है, चौथा कोऑर्डिनेट। देखिए चौथा कोऑर्डिनेट देखते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, चौथा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नहीं होगा। इसी तरह से आप और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं जो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर दे देते हैं -2, 4, -8 कौन सा कोऑर्डिनेट में है, कौन सा ऑक्टेंट में जाएगा, आप लिख के कमेंट करके बताइएगा। ये आपके लिए HW है। ठीक है, आगे देखते हैं कि पॉइंट को देखकर कैसे पता करेंगे कि उसका पोजीशन यानी लोकेशन क्या है। कहने का मतलब कोई भी पॉइंट होगा वो 3 जगह हो सकता है, या तो अक्ष पर होगा या किसी प्लेन में होगा। 3 प्लेन बनता है, यहां पर इस 3D में 3 प्लेन बनता है, या स्पेस में होगा। तो कैसे पता करेंगे कि अक्ष पर है या
प्लेन में है या स्पेस में है, कैसे जानेंगे? चलिए उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे पता करेंगे कि प्लेन में है, स्पेस में या अक्ष पर है। आप देखिए यहां पर हम बता रहे हैं स्पेस में होगा पॉइंट, या प्लेन में होगा, या एक्सिस में होगा, किसी अक्ष में होगा। यानी कि आकाश या अंतरिक्ष बोल सकते हैं, अंतरिक्ष में होगा, इसको बोलते हैं समतल, या तल, इसको बोलते हैं किसी अक्ष पर होगा। तो ये सब का कंडीशन क्या बनेगा? स्पेस में वही बिंदु हो सकता है जिसमें एक्स का भी मान हो, वाई का भी मान हो और जेड का भी मान हो। जब तीनों का वैल्यू हो, एक्स वाई जेड का तीनों का वैल्यू हो, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के छोड़कर निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो, लेकिन जीरो नहीं हो। तो यहां पर तीनों का जब वैल्यू होगा, जैसे 1, 2, 3 मान लेते, तीनों का वैल्यू एक्स का मान 1, वाई का वैल्यू 2 और जेड का 3, जीरो नहीं ले सकते हैं। तो जब तीनों का वैल्यू है तो ये कहीं कहां होगा? पॉइंट स्पेस में होगा। अब इसी में से किसी एक का नहीं हो, यानी किसी दो का वैल्यू होगा, तीसरा का नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे? वो प्लेन में होगा, समतल, जैसे कि 1, 2, 0, ऐसा भी कंडीशन बन सकता है। ये अब पूछेगा कि कौन सा प्लेन में है, तो किसका किसका मान है? एक्स का मान है और वाई का मान है, तो ये कौन सा प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। आगे देख लेते हैं, ऐसा भी एग्जांपल बन सकता है कि 0, 1, 4, ये पूछेगा ये जो पॉइंट है ये किस प्लेन में लाइज कर रहा है, किस प्लेन में स्थित है। तो आप कैसे बताइएगा? एक्स का मान 0, तो एक्स तो खत्म, उस एक्स से जरूरत नहीं है। वाई का वैल्यू है और जेड का वैल्यू है, यानी वाई जेड प्लेन में ये स्थित होगा। कहां होगा? वाई जेड प्लेन में होगा। ऐसा भी कंडीशन बन सकता है 1, 0, 1। अब पूछता है आपसे ये कौन सा प्लेन में है, तो आप क्या बताइएगा? एक्स का वैल्यू है और जेड का वैल्यू है, तो ये कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन है। कौन सा प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में है। तो यहां पर देखिए 3 प्लेन बनता है, ये एक्स है, ये जेड है, ये वाई है। तो ये एक्स जेड बनेगा, ये वाई जेड बनेगा और ये एक्स वाई प्लेन बनेगा। तो 3 प्लेन बनेगा। एक्स वाई प्लेन में कौन जीरो होगा? एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई प्लेन का समीकरण जो होगा जेड जीरो होगा। एक्स जेड में क्या होगा? जीरो, वाई जीरो होगा, और वाई जेड में कौन जीरो होगा? एक्स जीरो होगा। देखिए वाई जेड प्लेन जब भी लिखेंगे तो उसमें एक्स जीरो है ना, वाई जेड प्लेन में एक्स जीरो है। ये एक्स वाई प्लेन है तो जेड जीरो। देखिए एक्स वाई प्लेन में कौन जीरो होता है? जेड जीरो होता है। और एक्स जेड प्लेन में कौन जीरो होगा? वाई जीरो। यहाँ वाई जीरो है ना। चलिए आगे देखते हैं कि अक्ष पर कब होगा। तो अक्ष पर जब होगा तो तीनों में से किसी एक का मान होगा, तो कहां पर चला जाएगा? अक्ष पर चला जाएगा। जैसे कि एक्स वाई जेड में से किसी एक का ही वैल्यू होगा तो कहां पर होगा? अक्ष पर होगा, एक्सिस में होगा। जैसे कि 0, 0, 1। अब पूछता है ये किस अक्ष पर है, तो ये जेड अक्ष पर, नहीं एक्स पर है नहीं वाई पर, दोनों का वैल्यू क्या है? जीरो है। तो किसका वैल्यू यहां पर है? जेड का वैल्यू 1 है। यानी ये जो है ये पॉइंट किस अक्ष पर होगा? तो ये जेड अक्ष पर होगा। कोई पूछता है कि किस प्लेन में होगा, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये प्लेन में स्थित नहीं हो सकता है। ये क्या होगा? किसी अक्ष पर होगा। किसी एक का ही वैल्यू है तो अक्ष पर, दो का वैल्यू है तो प्लेन में, और तीनों का वैल्यू है तो स्पेस में। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जांपल ले लेते हैं 2, 0, 0। अगर आपसे ये पूछता है कि ये किस अक्ष पर है, प्लेन में पूछेगा तो क्वेश्चन गलत, स्पेस में पूछेगा तो क्वेश्चन गलत। पूछेगा क्या? किस अक्ष पर है, तो किस अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर है। एक्स का मान दिया है सिर्फ, तो एक्स अक्ष पर है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 0, 4, 0। अब पूछता है ये किस अक्ष पर है? किस अक्ष पर है? तो एक्स पर नहीं है, जेड पर नहीं है, कौन पर है? वाई पर है। क्यों वाई पर है? क्योंकि वाई का मान दिया है। ठीक है, तो आपको आप पॉइंट देखकर बता सकते हैं। आप देखिए दूसरा एग्जांपल एक और मान लेते हैं -1, 0, 2। कौन सा प्लेन में है?
आप बताइए किस समतल में स्थित होगा। देखिए x का मान है और z का मान है, x का मान है और z का मान है, तो एक्स जेड प्लेन में y 0 होता है, एक्स जेड प्लेन में y 0 होता है। बात सही यहां भी सही है, यानी कि कौन सा प्लेन में पॉइंट स्थित होगा, एक्स जेड प्लेन में। अगला एग्जाम्पल एक और मान लेते हैं, -1 और 0, ये कौन सा प्लेन में स्थित होगा, ये कौन सा प्लेन में होगा, तो x का मान दिया है और y का मान दिया है, यानी एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, z 0, यानी एक्स वाई प्लेन में स्थित होगा, ये एक्स वाई प्लेन में। ये बताइए 2, 5, 8 ये प्लेन में होगा या स्पेस में होगा या अक्ष पर होगा, कहां पर होगा, ये आपको कमेंट करके बतलाना है कि जो 2, 5, 8 है ये स्पेस में है या प्लेन में है या एक्सिस पर है, कहां पर स्थित है, ये आप कमेंट करके बताइए हमें। ठीक है, अगर आगे देखते हैं, चलिए यहां पर देखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, यानी पोजीशन वेक्टर है क्या, स्थिति सदिश है क्या, जान लेते हैं। इफ अ पॉइंट O is fixed as the origin or initial point in a space or plane and P is any point, then OP vector is called position vector of P with respect to O। कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई बिंदु O यानी कि मूल बिंदु के रूप में क्या ले लिया गया, बिंदु O जो किसी प्लेन या स्पेस में क्या है, फिक्स्ड है, किसी प्लेन या स्पेस में क्या है, फिक्स्ड है, O को ओरिजिन मान लिया, एक निश्चित बिंदु मान लिया गया। कि आप किसी को एक अगर लोकेशन बता रहे हैं तो किसी बिंदु को निश्चित मानते हुए बताइएगा। जैसे आप यहां से बताइएगा कि बिहार से मुंबई कहां है, तब बिहार को आप क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, यानी ये नहीं हिलने वाला है, तब यहां से दूरी बताइएगा मुंबई का, यानी कि एक जगह फिक्स करना ही पड़ेगा तभी अगला जगह आप बता सकते हैं, यानी अगला जगह का लोकेशन बता सकते हैं। तो इस मैथ में क्या किया गया, ओरिजिन जो बिंदु मूल बिंदु है इसको फिक्स कर दिया गया है हमेशा के लिए, इसको फिक्स कर दिया कि अगर किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो किसको स्थित मानेंगे, बिंदु O को, ओरिजिन को, मूल बिंदु को क्या मानेंगे, स्थित, और इसके सापेक्ष हम किसी भी बिंदु का पोजीशन वेक्टर उसका लोकेशन क्या है ये बता सकते हैं। किसके सापेक्ष बताएंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष, या इसको इनिशियल पॉइंट के रूप में भी जान सकते हैं। तो P क्या है, कोई भी बिंदु है, ये कहीं भी हो सकता है, P एंड P इज एनी पॉइंट, देन क्या बनेगा, इनिशियल एंड फाइनल के बीच एक लाइन बन जाएगा जो कि वेक्टर का निर्माण करेगा, यानी OP वेक्टर बन जाएगा अगर P पॉइंट है तो OP वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, यानी कि P का पोजीशन वेक्टर लिखे हैं किसके सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू O, यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष। यहां पर देखिए चित्र में बताया गया है कि ये यहां पर स्पेस में कोई बिंदु P है, x, y, z इसका क्या निर्देशांक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ये ट्रिपलेट के रूप में दर्शाया गया है। अब इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे, ये देखिए वेक्टर में इसको लिखा जाएगा OP वेक्टर बराबर एक्स आई कैप, यानी x अक्ष में कितना चलना है, x इकाई, प्लस y j कैप, यानी कि y अक्ष की दिशा में y इकाई चलना है। ये एक्स वाई जेड है क्या, ये बिलोंग्स टू है, ये बिलोंग्स टू क्या जानते हैं, रियल नंबर ही होगा, कोई संख्या है, ये संकेत नहीं है, संकेत ये है एक्स वाई जेड, ये संकेत है, लेकिन ये जो है कोई नंबर होगा इसके जगह, इसलिए हम बोल रहे हैं इतना इकाई चलना है। तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी जेड अक्ष की दिशा में कितना इकाई चलना है, जेड इकाई, कितना, जेड इकाई चलना है। तो ये बन जाएगा ओपी वेक्टर। इसको एक जनरल वेक्टर भी मान सकते हैं, जनरल वेक्टर मान लेते हैं आर वेक्टर, यानी ओपी वेक्टर को बोल सकते हैं किसके बराबर है, आर वेक्टर के बराबर है। अब ये जो इस रूप में अगर कोई वेक्टर लिखा हुआ है कि आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड
तो मैग्नीट्यूड या बोल सकते हैं इसको मॉडुलस। इसका हिंदी होता है परिमाण, परिमाण, और इसका हिंदी होता है मापांक। तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी बोले, मापांक बोले, मॉडुलस बोले, मैग्नीट्यूड बोले या परिमाण बोले, सबका मतलब क्या है, एक ही है। इसका होता है जब इस रूप में लिखा हुआ हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब सबको क्या कर दीजिए, प्लस में कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस में कर दीजिए, सबको कर दीजिए प्लस। तो समझ में आ गया कि फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड निकालने का, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई कैप के साथ जो भी है उसका वर्ग कीजिए, जे कैप के साथ जो भी है उसका वर्ग कीजिए, और के कैप के साथ जो भी रहे उसका वर्ग कीजिए, और सबको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, रूट के अंदर रख के, तो क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड। अब देखिए ये भाषा में लिखे, लेकिन संकेत में लिखने का तरीका क्या होगा, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर भी बोल सकते हैं, या मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर भी बोल सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं आर, या इस ओपी के रूप में लिखना है तो मॉडुलस ऑफ ओपी वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ओपी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं पोजीशन वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखते हैं पोजीशन वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट। यहां पर बना लेते हैं चित्र, पहले कैसा बनेगा, मान लेते हैं यहां पर कोई वेक्टर है, ये वेक्टर जो है वेक्टर है, ये ए है और ये बी पॉइंट है। तो हमको ए बी वेक्टर चाहिए, तो ए बी वेक्टर निकालने का तरीका क्या होगा। तो यहां पर हम जानते हैं कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। ये सब क्या है, एक्स है, ये जेड है और ये वाई है। तो इसका पोजीशन वेक्टर ये बनेगा यहां पर, यानी कि ओ ए वेक्टर बनेगा। क्या बनेगा, ओ ए वेक्टर बनेगा। क्या बन जाएगा, ओ ए वेक्टर बनेगा। यहां से देखेंगे तो ये बनेगा ओ बी वेक्टर बनेगा। क्या बनेगा, ओ बी वेक्टर बनेगा। तो अब यहां से क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल लगा सकते हैं कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, यानी कंजुगेटिव हो, यानी एक ही डायरेक्शन को बता रहा है, लगातार दिखा रहा है, ये गया और ये गया, और तीसरा जो इसके ऑपोजिट हो, तो यहाँ पर ट्रायंगल लगेगा। ट्रायंगल लगा अभी आगे पढ़ाने वाले हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर हम आपको पढ़ाएंगे अभी, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। तो ट्रायंगल हम लगा के इसको क्या लिख सकते हैं कि ओ ए वेक्टर, यहां से चले ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट के, यानी कि ये टेल और हेड। अब यहां पर देखिए, फिर यहां से बनेगा टेल और ये हेड, फिर टेल, यहां पर देखिए डबल। तो हेड हेड और टेल टेल का कॉम्बिनेशन ही क्या देता है, रिजल्टेंट देता है। क्या देता है, देखिए ऐसा रहता है, जब इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। इसको याद रखिएगा, ये 100% सही है, ये 100% क्या है, सही है। इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर, ऐसे गए, उसके बाद ए बी वेक्टर, उसके बाद क्या लिखेंगे, बराबर ओ बी वेक्टर। तो हमको क्या चाहिए यहां से, हमको चाहिए यहां से ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं ना, क्या होगा, ए बी वेक्टर किधर बचा लेंगे, तो ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, यहां से ए बी वेक्टर जो है ये क्या है, ये जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का, यही है। ए बी वेक्टर में कहने का यही बना है कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी कि पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। तो आप इस भाषा को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखने का तरीका कोई मैथमेटिशियन नहीं है, ये हम अपना सुविधा के लिए लिख लिए पी इंटू भी, लेकिन जब भी आप एग्जाम में लिखेगा तो पूरे भाषा लिखेगा, ठीक है। इसको कट नहीं कीजिएगा। आप एग्जाम में पूरा लिखने का कोशिश कीजिए, जितना अच्छा लिख सकते उतना अच्छा लिखिए, तभी आपको 100 में 100 आएगा, ठीक है।
आप अपना भी मेहनत लगाइए कि आप अपने से सोचिए कि और अच्छा कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं, क्या ये सही तरीका है लिखने का, हम जांच लेंगे, ठीक है। तो आप लिखिए, अच्छा से लिखिए, इतना अच्छा से लिखिए कि चेक करने वालों को दिक्कत नहीं हो चेक करने में, कि उसको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत ही अच्छा से लिखिए, आसान भाषा में लिखिए, उसको समझ में आए। तो ए बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहां पर हम मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1, y1, z1 है, और इसको मान लेते हैं x2, y2, z2 मान लेते हैं। तब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर बराबर पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर इस रूप में दिया है तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। इसके बाद देखिए ए बी वेक्टर क्या निकलेगा, ए बी वेक्टर क्या निकलेगा, यहां पर दिखाई नहीं देता है तो हम अलग लिख देते हैं, ऊपर मिटाकर लिख देते हैं। यहां से देखिए कि ए बी वेक्टर क्या बनेगा, ए बी वेक्टर बन जाएगा क्या, ये तो दिखाई दे रहा है, यहां से घटाइए। पहले इसको क्या लिख लेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस होगा x1 i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप। इसको अच्छा से लिखेगा तो क्या लिखेगा, ए बी वेक्टर इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप, इस दोनों में रिलेशन बनाइएगा तो ऐसा ही बनेगा, प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इस रूप में हम आपको अभी मैग्नीट्यूड निकालना बताए हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर, या डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स के कोफिशिएंट, यानी कि जो भी गुणांक है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आप ऐसे करके निकाल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों बात को याद रखिएगा, पूरे लिखने का तरीका, जब भी आप 2 पॉइंट दें तो आप इस तरह से लिखिएगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इस फार्मूला से निकालिएगा, ठीक है। ये फार्मूला पूछता भी डायरेक्ट एग्जाम में, इसको याद भी रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं यूनिट वेक्टर, क्या देखते हैं, यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर में आपको एक चीज बताए हैं, फॉर्मूला लिखना सिखा चुके हैं। यूनिट वेक्टर में परिभाषा नहीं पूछेंगे, कि परिभाषा आपको याद होगा, कितना वीडियो में बहुत ही बार रिवीजन करा चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं, तो इसलिए आपको तो याद ही होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वेक्टर अलजेब्रा करके प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें पूरे डिटेल में प्रत्येक लेक्चर को वहां पर लिस्टेड किया गया है। आप वहां पर एक एक वीडियो करके देखिए, आपको पूरी बात समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ वेक्टर बहुत ही शून्य से 0 लेवल से चालू किया गया और ये पूरे 12th मैथ खत्म होगा। इसलिए आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा वीडियो देखिए ध्यान से, कहां पर क्या है। आगे देखते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर में क्या होगा, इसको बोलते हैं इकाई सदिश, इकाई सदिश या मात्रक सदिश। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, दिशा को बतलाना। तो आपकी थोड़ा देर आपको पहले बताए हैं कि 8 ऑक्टेंट के विषय में बताए हैं, तो ऑक्टेंट के विषय में बताए हैं, तो ऑक्टेंट में 8 पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट है, आप पॉइंट कहां कहां लाइज कर सकता है इसके विषय में बताए हैं, कि पॉइंट स्पेस में है तो कैसे जानेंगे, प्लेन में है तो कैसे जानेंगे, एक्सिस पर है तो कैसे जानेंगे। तो जब पॉइंट दे दे, आपको यहां पर ग्राफ में दर्शाना हो कि पॉइंट जो है कहां पर है। मान लेते हैं कोई भी पॉइंट है, जैसे कि कोई पी पॉइंट है, इसका जो निर्देशांक दिया गया है 1, 2, 3 दे दिया, 1, 2, 3 दे दिया।
तो आपसे पूछता है ये पॉइंट कहाँ स्थित है, तो आप बोलेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कि प्लस प्लस फर्स्ट, और जेड क्या है प्लस में, तो कुछ नहीं जोड़ेंगे यानी कि पहला कोऑर्डिनेट में है। तो पहला कोऑर्डिनेट में है और एक बिंदु तो फिक्स है, एक बिंदु ओरिजिन तो पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए तो फिक्स ही है। अब दूसरा पॉइंट भी आप फिक्स कर दिए। कैसे फिक्स किया? आप पोजीशन बता के कि बिंदु कहां पर है आप बताए हैं, तो उसके कारण दूसरा बिंदु P भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो दो बिंदु फिक्स है, उसको जब मिलाइएगा तो एक डायरेक्टेड लाइन बनेगा, और डायरेक्टेड लाइन बनेगा तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर। तो यहां से अपनी इसका ओपी वेक्टर क्या बनेगा, ओपी वेक्टर जो बनेगा या हम बोल ले आर वेक्टर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बनेगा। आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। रूट अंडर कितना जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, सबको जोड़ेंगे तो 4 1 5, रूट अंडर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, मॉड ऑफ आर वेक्टर कितना आया, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर रूट अंडर 14 आ गया। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं तो इस ओपी वेक्टर का डायरेक्शन भी बता सकते हैं। डायरेक्शन बताने के लिए किसका याद करते हैं, यूनिट वेक्टर, यानी कि आप इसका डायरेक्शन भी बतला सकते हैं। तो बता इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। आर वेक्टर क्या है, यहां पर देखिए आर वेक्टर जो है 1 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, और इसका मैग्नीट्यूड अभी क्या निकाले हैं, मैग्नीट्यूड निकाले रूट अंडर 14 निकाले हैं। और इसका आर कैप क्या होगा, आर कैप क्या निकाला, मात्रक सदिश आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर का क्या निकाले, यूनिट, यानी इसका डायरेक्शन बता रहे हैं। डायरेक्शन पता चलेगा कि कहां पर क्या है। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, कहां पर लिखना भी सीखा है, बहुत सारा फॉर्मूला लिखवाए थे तो आप लिख भी सकते हैं इसे। तो आप बताइए कि आर वेक्टर क्या है, तो 1 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसका मॉडुलस का मान कितना है, रूट अंडर 14, रूट अंडर कितना है 14। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे रूट अंडर 14 आई कैप प्लस 2 बटे रूट अंडर 14 जे कैप प्लस 3 बटे रूट 14 के कैप। अगर आप इस आर कैप का, ये क्या निकल गया, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यही क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, मात्रक सदिश है। ठीक है, अगर आप इस आर कैप का अगर नहीं विश्वास है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखा, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो उसका मैग्नीट्यूड का मान आएगा 1, कितना आएगा 1 आ जाएगा। तब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखेगा तो इसका मैग्नीट्यूड का मान आएगा 1। तो मात्रक यानी यूनिट वेक्टर का आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। चलिए यहां देखिए, ये आपके लिए HW है। जितना भी इस वीडियो में अभी तक सिखाए हैं उसी के बेस पर है, आपसे ये बन जाएगा, ये 100% फिक्स है। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण, कहने का मतलब मापांक तथा इकाई सदिश का परिकलन कीजिए। यानी जितना भी वेक्टर दिया गया है सबका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, और आपको मैग्नीट्यूड का आंसर अलग लिखना है, और इस सबका इकाई सदिश यानी मात्रक सदिश भी निकालना है। यानी कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन कितना, 4 दूना 8 क्वेश्चन है। टोटल 8 क्वेश्चन बनाइएगा और आप लिख कर रखिएगा। इसका आंसर हो सके तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा, ठीक है। या आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन खोज के देखिएगा, एनसीईआरटी का ही शायद क्वेश्चन है, तो आप उसका आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। कोच वीडियो लंबा हो चुका है, वीडियो को समाप्त करते हैं, और आगे हम आज आपको नहीं बता पाएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, और आगे बहुत सारा क्वेश्चन भी कल करेंगे जो आज पढ़े हैं इसके बेस पर। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है। आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये खराब चीज नहीं है। शेयर कीजिएगा तो इससे आपका भी नाम होगा कि आप अच्छे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आप कुछ सीख रहे हैं और दूसरों को भी बोल रहे हैं। अपने ग्रुप को, अपने फ्रेंड सर्कल को क्या करें, अच्छा कर रहे हैं, यानी कि अपने सर्कल को एक अच्छा निर्माण कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं।
कि वो भी सीखे तो आपसे क्वेश्चन राइज करेगा, पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो समाप्त करते हैं।